जब चेकिंग होती है तो वो आप भी सब ने एयरपोर्ट पर गए होंगे, बहुत सारे सभी ने सफ़र किया होगा एयर में, और वहाँ पे जब चेकिंग होती है सबका सामान निकलवा लिया जाता है। तो वो अगर वहाँ पे उन मुलाजमों ने उनको रोका कि भाई ये अपना सामान यहाँ निकालो, अगर वो सामान निकालने की बजाय वो उनके साथ अपनी दादागिरी या कहें, या मैं इससे बढ़कर और भी ये बात कहूँ कि उन्होंने एमपी बनने के बाद अपना वीआईपी कल्चर वाली बात जो करी, असल डिस्प्यूट झगड़े की वजह यहाँ पे होगी, जो मैं मान रहा हूँ। जिस तरीके का हरजीत गरेवाल जी का वहाँ पे डिबेट में मेरे साथ बातचीत उन्होंने रखी, अगर ये हुआ तो मुझे लग रहा है कि उस लड़की का कोई दोष नहीं है, उसको खामखा फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। उसने अपनी ड्यूटी निभाई है, ड्यूटी निभाते निभाते हो सकता है ये आपको और हमें, हम सबको पता है कि कंगना रनौत का जो उनका पिछला ट्रैक है, जिस तरीके की वो बोली बोलती है, जिस तरीके की उसकी वर्डिंग है, उस वहाँ पे उनकी कहा सुनी हुई हो, उस कहा सुनी की वजह वो थप्पड़ हो और उसको बाद में पेश ऐसा करने का प्रयास किया हो कि भाई ये तो ये कहा गया, वो कहा गया। उन्होंने वहाँ पे पता नहीं कितना कितना कहाँ पर कुछ हुआ होगा, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जिस तरह का बहुमत मिलता रहा और उन्होंने उस बहुमत का जो नाजायज फ़ायदा उठाते हुए पूरे देश को जिस तरह एक तरह का अपनी ग्रिप में लेने का प्रयास किया, देश के साथ तरह तरह की बेइंसाफियाँ की, उनका परिणाम है कि इस बार जो हुआ, जो ये कह रहे थे कि अब की बार 400 पार की बातें कर रहे थे, लेकिन वो कहाँ पे बीजेपी सिमट कर आ गई कि वो 240 पे आ गई, स्पष्ट बहुमत भी नहीं मिल रहा। अब उन लोगों को जिनकी पिछले समय में जिनके साथ होशियारियाँ चलाकियाँ करते रही हमारे ये नेता साहिबान, अब उन्हीं को हाथ पकड़ पकड़ कर अपनी बगल में बैठाने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई आप यहाँ बैठ जाओ, आप यहाँ बैठ जाओ, हमें एक बार फिर मौका अगर मिल जाए तो दिक्कत नहीं आएगी। सो इतनी की बेनती करते हुए हम 9 तारीख को मार्च निकालेंगे। 2 तारीख को 240 जो बीजेपी के एमपीओ को छोड़कर सब लोगों को जितने भी हैं उनको हम ज्ञापन देंगे। और मैं बता देना चाहूंगा, पिछली 305 सीटों में से 92 सीटें सीटिंग हारे हैं। ये 305 में से 92 सीटें हारे हैं, देहात से 73 सीटें हारे हैं। कहने का मतलब है ये अपने प्रोपोगंडे के कारण आने वाले समय में जो मेरे साथी छोटे व्यापारी, दुकानदार, शहरी लोग डरे हुए थे, जहां इनके खिलाफत में नहीं आए, जैसे देहात से लोग आए, लेकिन आने वाले समय में हमने, चाहे कोई आईएएस लॉबी है, चाहे कोई विपक्ष के लीडर हैं जो ईडी की वजह से नहीं बोलते थे, जो बीजेपी के अंदर बैठे लोग, आरएसएस के लोग, हमने सबको इस किसान आंदोलन ने आजादी दी है। सब वो जो एक कंगना रनौत वाला मामला पूरे देश में उभर कर आ रहा है, उस पर भी वो जो जिस तरह की बातें आ रही हैं, तो हम ये समझते थे दोनों फोरम के उसके ऊपर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने आकर प्रेस के सामने वो बात क्लियर कर दी जाए और सभी को पता चल जाए कि हमारा स्टैंड क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मैं वहीं से बात शुरू करूंगा। चुनाव का मामला था जो, देखिए पिछले दौर में, पिछले दोनों ही टर्म जो गुजरे हैं हमारे साथ, वो ऐसा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को जिस तरह का बहुमत मिलता रहा और उन्होंने उस बहुमत का जो नाजायज फ़ायदा उठाते हुए पूरे देश को जिस तरह एक तरह का अपनी ग्रिप में लेने का प्रयास किया, देश के साथ तरह तरह की बेइंसाफियाँ की, उनका परिणाम है कि इस बार जो हुआ, जो ये कह रहे थे कि अब की बार 400 पार की बातें कर रहे थे, लेकिन वो कहाँ पे बीजेपी सिमट कर आ गई कि वो 240 पे आ गई, स्पष्ट बहुमत भी नहीं मिल रहा। अब उन लोगों को जिनकी पिछले समय में जिनके साथ होशियारियाँ चलाकियाँ करते रही हमारे ये नेता साहिबान,
अब उन्हीं को हाथ पकड़ पकड़ कर अपनी बगल में बैठाने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई आप यहाँ बैठ जाओ, आप यहाँ बैठ जाओ, हमें एक बार फिर मौका अगर मिल जाए तो एक तो ये बात है कि पूरे देश को इस बात का देश ने एहसास करवा दिया भाजपा को कि भाई एक समय आता है, उस समय में लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। आपने बहुत समय अपने मन की बात रख ली है, अब लोगों के मन की बात है वो सामने आई है। जो 400 की बात करते करते 303 पर भी नहीं रहे और वहाँ पर घटकर कहाँ पे आ गए, 240 के ऊपर। और इसमें अगर और भी ध्यान दोगे तो जो ये किसान आंदोलन हुआ, और किसान आंदोलन में फिर से आपका सबका धन्यवाद करता हूँ, आप पूरी प्रेस ने जिस तरह से हमारे साथ हुई बेइंसाफी, हमारे ऊपर हुई धक्काशाही को पूरी दुनिया के अंदर वो हमारी बात को लेकर आप गए, और उसके बाद माध्यम से पूरे देश को ये जागृति मिली कि देखिए इतनी बर्बरता से किसान शहीद कर दिया गया, 5 की आंखें चली गई, 433 जख्मी हो गए, 30-35 ट्रैक्टर तोड़ दिए। वहाँ जब ट्रैक्टर तोड़े जा रहे हैं किस तरीके से वो वहाँ पे मतलब थापियाँ मारी जा रहे हैं, किस तरीके से बोला जा रहा है, वो पूरे देश को आप सब ने दिखाया। इसके लिए मैं फिर से आपका अपने धन्यवाद करना चाह रहा हूँ। वो पूरी की पूरी सिनेरियो जो हुआ, उस समय की घटनाक्रम हुआ, उसको ध्यान में पूरे देश ने रखा और इनको सजा देने का काम किया। पिछले समय में इन्होंने ये भी प्रयास किया, पोलराइजेशन का भी प्रयास किया। पंजाब के अंदर भी आपने देखा है कि जिम्मेदार वर्सेस SC/ST करने का भी प्रयास किया, लेकिन लोगों ने ये समझ लिया था कि हमारा बड़ी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद जो एक मजदूर का कानून बना था कि 8 घंटे काम करने के बाद उसको मजदूरी मिल जाएगी, आपने उसको भी तोड़कर जिस तरीके से वो कोड लेकर आए, 4 कोड लेबर कोड लेकर आए, और कि सब मजदूरों को 12 घंटे काम करना पड़ेगा, अब मजदूर प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे, वो सब बातों को मजदूरों ने समझा और इनकी वो पोलराइजेशन की घटना जो इनका प्रयास था वो चल नहीं पाया। तो मैं एक बात आपके ध्यान में लानी चाह रहा हूँ कि अगर आप पूरा इसको देखोगे, चेक करोगे, पिछले समय इनको जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र थे, पंजाबी में पेंडू इलाके, वहाँ से 236 MP इनके जीते थे पिछले समय, और इस बार ग्रामीण क्षेत्रों की जो सीटें थी वहाँ से इनको ऐसा हुआ कि 71 MP इनके हारे और केवल वहाँ पे इनके 165 बाकी रहे। वो उसकी वजह क्या है? किसान और मजदूर के साथ जिस तरीके से गांव में बसता कौन है? ज़्यादा मजदूर और किसान बसता है। उनके साथ बेइंसाफियत जैसी हुई, उन्हीं का परिणाम है कि लोगों ने उनको सजा देने का काम किया। और दूसरी बात, ये जो आंदोलन हुआ, इस आंदोलन के बाद शुभकर्ण की अष्टकलश यात्रा आप सबके सहयोग से पूरे देश में निकालने का हमने प्रयास किया, लेकिन ये बात जरूर ध्यान में रखने वाली है, जहाँ जहाँ पे यात्रा हो पाई वहाँ पे उसका असर देखिए कैसा रहा। हरियाणा के अंदर पिछली बार 10 की 10 सीटें थी इनके पास, और इस बार वहाँ पे यात्रा निकली और उस यात्रा का ये प्रभाव रहा कि 10 की बजाय 5 रह गई। उसके बाद यूपी में, जहाँ पे ये अपना घर मानते हैं, वहाँ पे भी 43-44 सीटों के ऊपर इनको हार का सामना करना पड़ा, और राजस्थान के अंदर भी बहुत सारी सीटें, लगभग आधी के करीब सीटें इनको गंवानी पड़ी हैं। इसी तरीके से तमिलनाडु के इलाके में, वहाँ पे उन्होंने भी इस यात्रा को पूरे जोर से निकाला। यहाँ पे बीजेपी का पूरा जोर लगा हुआ था कि हम इसको कवर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो नहीं कर पाए। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसान आंदोलन की जो आंदोलन के अंदर लोगों के ऊपर जो इस तरह की इन्होंने गोलियां चलाई गई, जिस तरह के अथरू गैस के गोले दागे गए, उसका प्रभाव पूरे देश के लोगों ने अब इस चुनाव में नाराजगी जाहिर की है। अगली बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए,
इसके ऊपर बाकी बात डिटेल से हमारे साथी बता देंगे। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, कल से जो दूसरा हमारा मुद्दा है जिसके ऊपर हम बात करनी चाह रहे हैं वो है एक लड़की, पंजाब की लड़की है वो कुलविंदर कौर। चंडीगढ़ एयरपोर्ट के ऊपर जिस तरीके के का वो दिखाया गया है मीडिया के माध्यम से कि कंगना रनौत के साथ उसकी हाथापाई हुई, थप्पड़ मारने की भी बात आई है, उस पूरी की पूरी कहानी के ऊपर अगर अगर जात मारोगे तो पिछले कल ही मेरे साथ भाजपा का एक नेता हरजीत गरेवाल एक चैनल के ऊपर डिबेट में था। वहाँ पे उन्होंने माना है, बाद में कहानी जो गढ़ेंगे वो सत्ता में या सत्ताधारी लोग जो भी चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्होंने ये माना कि असल मुद्दा ये था कि मोबाइल और पर्स जब चेकिंग होती है तो वो आप भी सब ने एयरपोर्ट पर गए होंगे, बहुत सारे सभी ने सफ़र किया होगा एयर में, और वहाँ पे जब चेकिंग होती है सबका सामान निकलवा लिया जाता है। तो वो अगर वहाँ पे उन मुलाजमों ने उनको रोका कि भाई ये अपना सामान यहाँ निकालो, अगर वो सामान निकालने की बजाय वो उनके साथ अपनी दादागिरी या कहें, या मैं इससे बढ़कर और भी ये बात कहूँ कि उन्होंने एमपी बनने के बाद अपना वीआईपी कल्चर वाली बात जो करी, असल डिस्प्यूट झगड़े की वजह यहाँ पे होगी, जो मैं मान रहा हूँ। जिस तरीके का हरजीत गरेवाल जी का वहाँ पे डिबेट में मेरे साथ बातचीत उन्होंने रखी, अगर ये हुआ तो मुझे लग रहा है कि उस लड़की का कोई दोष नहीं है, उसको खामखा फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। उसने अपनी ड्यूटी निभाई है, ड्यूटी निभाते निभाते हो सकता है ये आपको और हम सबको पता है कि कंगना रनौत का जो उनका पिछला ट्रैक है, जिस तरीके की वो बोली बोलती है, जिस तरीके की उसकी वर्डिंग है, उस वहाँ पे उनकी कहासुनी हुई हो, उस कहासुनी की वजह वो थप्पड़ हो और उसको बाद में पेश ऐसा करने का प्रयास किया हो कि भाई ये तो ये कहा गया वो कहा गया। उन्होंने वहाँ पे पता नहीं कितना कितना कहाँ पर कुछ हुआ होगा, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है, उसमें वो चर्चा अभी करनी मेरा ख्याल है ठीक नहीं कि समय से पहले कर रहे होंगे हम। अभी यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी कोशिश है कि डीजीपी साहब के साथ हम दोनों फोरम मिल जाकर मिलेंगे, उनको ये बात कहेंगे कि किसी तरह का भी उस लड़की के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ प्रेस के माध्यम से, देखिए अगर वो लड़की की बात को भी ध्यान में ले लें कि लड़की ये कह रही है कि इसने किसान आंदोलन के दौरान ये कहा कि जो लेडीज आ रही हैं वो 100-100, 150 रुपया लेकर आ रही हैं, 200 रुपया लेकर आ रही हैं, अगर वो बात भी अगर मान ली जाए तो हमारी ही एक माता ने, हमारी ही एक बहन ने केस डाल रखा है, आज तक उसके ऊपर समनिंग तक नहीं हुई। अगर आज तक उसके ऊपर समनिंग तक नहीं हुई तो पूरे के पूरे सिस्टम की ये गलतियां अगर उसी समय उसके ऊपर समनिंग हो जाती, प्रशासन उसी समय सरकार उसके ऊपर संज्ञान ले लेती कि भाई ऐसा शब्द बोलना ठीक नहीं है, जो आप एक कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ बोल रहे हो, तो मेरा ख्याल है आज ये घटना ना घटती। इसकी जिम्मेदार वो सिस्टम है, वो सरकार भी है, जिन्होंने उनको खुले छोड़ा कि आप जो चीज़ चाहे बोल सकते हो। और आगे बढ़कर मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि कल से उन्होंने उसके लास्ट में एंड में उन्होंने क्या बोला कि पंजाब के अंदर आतंकवाद है, यहाँ पे वक्फवादी हैं, ये फैल रहा है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पंजाब के आप मीडिया वाले सभी भाई बैठे हैं, कभी कभी दिखा पंजाब के अंदर कोई आतंकवाद जैसी बात? सभी पंजाब के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर एक साथ रह रहे हैं, और ऐसे पंजाब के अंदर आकर पोलराइजेशन करके लोगों को, देश को एक रखने का दावा करने वाली पार्टी उस देश के अंदर ये जहर उगलने का जो काम किया, मैं ये चाहूँगा कि उनके खिलाफ इस तरीके की बोली बोलने की वजह के कारण मुकदमा दर्ज करना चाहिए। हमारी हाई कोर्ट को, हमारी
सुप्रीम कोर्ट को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसी को जब कोई एमपी बन जाता है, देखिए एक कलाकार है, कलाकार भी एक रोल मॉडल होता है, उससे भी लोग बहुत कुछ सीखते हैं। कलाकार की जुबान में भी ऐसा नफरती बयान नहीं होना चाहिए, और उससे आगे बढ़कर जब वो एक मेंबर पार्लियामेंट बन जाए, देश की एकता रखने के लिए उसके कंधों के ऊपर वजन आ जाए, उसकी जिम्मेदारी बन जाए, तब तो उसको इस तरह का कोई बयान नहीं कर देना चाहिए। उन्होंने ये बयान दिया, बहुत निंदनीय है, और उसके खिलाफ मतलब कार्रवाई करने की ज़रूरत है। हम मांग करते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आगे इसके ऊपर हम इतना ही करेंगे कि आज हम डीजीपी साहब को मिलेंगे। 9 तारीख का हमने एक ये रखा है कि यहाँ चंडीगढ़ में मोहाली के अंदर जो गुरुद्वारा अम्ब साहब है, वहाँ पे 10 बजे से लेकर 11 बजे तक हम पूरे सभी संगठन इकट्ठे होंगे और एक इंसाफ मार्च लेकर एसएसपी ऑफिस मोहाली की तरफ जाएंगे, ताकि किसी भी तरह का, ये हम आपके माध्यम से पूरे देश को ये बताना चाहते हैं कि किसी भी तरह का किसी के साथ भी अगर कोई अन्याय होता है, वो तो लड़की है जिसने किसानों की बात की, अगर बात की है, नहीं भी की, तब भी बेइंसाफी किसी लड़की के साथ, किसी लड़के के साथ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वो उसको इंसाफ दिलाने के लिए हम एसएसपी को 9 तारीख को वो हमें अपना मांग पत्र सौंपने का काम करेंगे। बाकी और ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉੱਤੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 11 ਮੰਗਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਉੱਭਰਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਮਐਸਪੀ, ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 200 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, 700 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ, WTO ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਇਤਿਹਾਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਆਈ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਲਗਭਗ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ SLR ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਊਗੀ, 12 ਬੋਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਮੰਗਾਏ ਡਰੋਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋਹਰੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਟਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾ ਦੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਕੂ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾ ਦੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 400 ਪਾਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਥਰੂ ਆਊਟ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ, ਥਰੂ ਆਊਟ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਥਰੂ ਆਊਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਸੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਹਿਜ ਉਪਚਾਰਕਤਾ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਿਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਭੰਨਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਰਕੀ ਚੋਣ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰਕੂ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਆ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਾ ਬਣੇ,
ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਜੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਐਰਕੀ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ 1.5 ਲੱਖ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਆ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਟੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹੋ ਜੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ।